Very good afternoon to all the professionals. And today my topic is about labor laws and its application while auditing. So generally what I have observed is कि जब भी हम लोग सारे प्रोसेस ऑडिट करते हैं इनकम टैक्स की, तो हम लोग कभी भी ये नहीं चेक करते कि उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट के लेबर लॉज की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है। और अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड भी है ऑलरेडी अंडर PF ESI, तो वो उसका प्रॉपर कंप्लायंस कर रही है या नहीं कर रही है। मैं लिंक्स कुछ शेयर करूंगी, अपने आर्टिकल को भी मैंने शेयर करना अभी मैं कर दूंगी अपने पेज पे। उसमें वी हैव सम लिंक्स, उस लिंक्स पे जाके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट नेम कि वेदर वो एंटिटी रजिस्टर्ड है या नहीं है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप जैसे उसको चेक करेंगे उनके प्रोप्राइटर का नेम एंड उनकी आज तक उन्होंने कौन कौन सी रिटर्न्स फाइल करी है, आपको उस पर सारा कुछ शो हो जाएगा। सो यू कैन कंफर्म कि वो आप ही के क्लाइंट का है या नहीं है, बिकॉज प्रोप्राइटरशिप में जनरली नेम्स बहुत कॉमन होते हैं। तो हम लोग वो प्रोप्राइटर के नेम से एंड पैन से एक्सेट्रा चीजों से हम देख सकते हैं कि वो हमारा ही क्लाइंट है या नहीं, जिसपे वो लेबर लॉ की वो कोड अलॉटेड है। सो जनरली हम लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा है अपने कोर्स स्टडी कोर्स टाइम्स में कि PF ESI कब एप्लीकेबल होता है कब नहीं होता है। लाइक ESI इज जनरली एप्लीकेबल फॉर 10 or more employees and if you employ 20 or more employees then PF भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दोनों चीजें आपको पे करनी पड़ेगी। और ESI के केस में आपको ESI तभी पे करना पड़ेगा जब आपके एम्प्लॉइज की सैलरी इस 21,000 से कम होती है। सो कॉन्ट्रीब्यूशंस के रिगार्डिंग मैं इतना ही बोलूंगी कि हम लोगों ने अभी गवर्नमेंट की स्कीम भी आई थी कि वो लोग ने जो पूरा 24% का कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट इज 12% एम्प्लॉय एंड 12% एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, दोनों ही कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट डिसाइडेड कि वो पे करेंगे। बट उसका भी एक कंडीशन था कि वो उन्हीं लोगों का पे करेंगे जहां पे 100 या उससे कम एम्प्लॉइज हैं एस्टैब्लिशमेंट में, या फिर और सेकंड कंडीशन भी कि भाई उसमें 15,000 से ज्यादा की पे का वो लोग नहीं पे करेंगे। 15,000 से कम वालों की पे का द गवर्नमेंट विल पे द कंप्लीट PF कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 24%। बट इसमें एक कंडीशन जो प्रैक्टिकली हमने ऑब्जर्व करी वाइल फाइलिंग इट, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्लाइंट्स के पुराने रिटर्न सबमिटेड होने चाहिए थे फ्रॉम सितंबर और अक्टूबर 19 से। एंड प्लस द थिंग इज कि उनका कंट्रीब्यूशन रेगुलर होना चाहिए था फ्रॉम अक्टूबर 19 टिल डेट। उन्हीं लोगों को गवर्नमेंट ने ये वेवर दिया है एंड दैट टू कई लोगों को सिर्फ पार्शियल वेवर मिला है। और ESI की बात करो तो अभी 2-3 दिन पहले ही नोटिफिकेशन फाइनली ESI ने लॉन्च किया है। फॉर दोज हु डोंट नो, ESI इज जनरली जो ये लोग हम लोग को टाइम देते हैं वो 6 मंथ्स के एंड में, सपोज कि आपको अक्टूबर से मार्च का कोई रिटर्न फाइल करना है तो वो आफ्टर 42 डेज फ्रॉम 31 मार्च 2020 आप ESI का रिटर्न उसमें नहीं फाइल कर सकते हो इन एनी केस। तो वो रिटर्न फिर सिर्फ और सिर्फ आप डिपार्टमेंट जाके कभी कभी मैनुअली जमा करा सकते हो अगर वो कोई स्क्रूटनी इशू करते तो, अदरवाइज यू कैन नॉट पे इट ऑनलाइन। ऑल्सो मैंने एक चीज और देखी है कि कई लोगों के साथ रजिस्ट्रेशंस का इशू आता है। कई लोग क्या करते हैं, जो लोग ये PWD कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल लेते हैं उनको गवर्नमेंट कंपलसरी कर देती है कि भाई हम आपका पेमेंट तभी रिलीज करेंगे जब आप अपना एस्टैब्लिशमेंट कोड हमको दोगे PF ESI का। सो व्हाट पीपल जनरली डू इज कि वो लोग रजिस्ट्रेशन तो ले लेते हैं बट उस रजिस्ट्रेशन का कंप्लायंस जो करना होता है कि पर मंथ उनको रिटर्न्स भरनी है बिफोर 15, वो लोग नहीं करते। इवन मैंने अराउंड 15 to 20 रजिस्ट्रेशंस करें एंड फ्रैंकली स्पीकिंग 5 से ज्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जो लोग रेगुलरली रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं। ऑल्सो जो मेरा ऑडिट वाला पॉइंट है वो मैं एक एग्जाम्पल भी कोट करना चाहती हूँ कि देयर वाज अ फर्म जिसका मेरे पास ESI स्क्रूटनी आया। वो ESI रजिस्टर्ड थे, PF नहीं थे, बिकॉज उनका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कर रहे थे वो पहले, बाद में दे शिफ्टेड टू ओनली ट्रेडिंग बिकॉज दे वर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बोथ थे। तो उनका ESI कोड ऑलरेडी अलॉटेड था एंड उनकी स्क्रूटनी आई थी जो मैंने सॉर्ट आउट करी थी। अब एज पर लेबर लॉ आप ESI और PF का जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आप कैंसिल नहीं करा सकते हो until and unless वो एस्टैब्लिशमेंट ही क्लोज हो जाए। और आप क्लोजर दिखा सकते हो कि जैसे आपने वो प्रेमाइसेस अब बंद हो चुके हैं, वो किसी और के नाम पे अलॉट हो गए हैं, या आपका GST रजिस्ट्रेशन या VAT रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था वो आपने सरेंडर कर दिया, उस तरीके से आप शो करके आप आपका PF ESI कोड कैंसिल करा सकते हो। सिंस दैट एंटिटी वाज अंडरगोइंग, अभी भी चल रही है वो एंटिटी, आज भी है एग्जिस्टेंस में, बट
उनका ESI उन्होंने नहीं पे किया था वो 3 इयर्स एंड समन इशू हो गया था डिपार्टमेंट से और हमने उनकी स्क्रूटनी कंप्लीट करा दी। बट जब ऑडिट की बात आई तो उनके सीए ने एक बार पूछा तक नहीं कि भाई आपका ESI का कंप्लायंस कितना हुआ है कितना नहीं हुआ। उन्होंने ये तक नहीं देखा कि उसके चालान पेड है या नहीं है, प्रॉपर जो लेबर लॉ की कंप्लायंस है कि भाई आपका अटेंडेंस रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, पे स्लिप्स होनी चाहिए, वो उन लोगों ने कोई भी कंप्लायंस नहीं की हुई थी और सीए ने ये चीज नहीं ऑब्जर्व करी। अब सीए जनरली ये चीज क्यों नहीं ऑब्जर्व करते? बिकॉज मोस्ट ऑफ अस वी आर प्रैक्टिसिंग ओनली इन इनकम टैक्स, जीएसटी, या फिर ज्यादा से ज्यादा हम लोग कुछ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स में हम लोग डील करते हैं, लेकिन लेबर लॉज में बहुत कम लोग डील कर रहे हैं। सो मैं यही बोलूंगी कि आपको ये चीज जरूर चेक करनी चाहिए। मैं आपको लिंक्स भी दूंगी, उससे आप ये चीज जरूर चेक करिए कि आपकी एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है पीएफ ईएसआई में, और अगर वो रजिस्टर्ड है तो कंप्लायंस कर रही है या नहीं कर रही है। हम ऑडिट करने जाते हैं तो हम लोग जनरली कैश बुक, बैंक बुक्स, ये सारी चीजें चेक करते हैं। उसके साथ साथ एक चीज और आप लोग जरूर चेक किया कीजिए कि उनके अटेंडेंस रजिस्टर्स प्रॉपर मेंटेन है या नहीं है, उनकी पे स्लिप्स उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को इशू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आई एम वर्किंग ऑन एन एक्सेल यूटिलिटी ऑल्सो। आपको जरूरी नहीं है कि आप बहुत कॉस्टली पेरोल सॉफ्टवेयर पे जाएं, उसकी जगह मैं एक एक्सेल यूटिलिटी रेडी कर रही हूँ, आई शैल शेयर इट विद यू ऑल्सो, विद यू पीपल। तो वो उसके थ्रू आप पे स्लिप्स भी जनरेट कर पाएंगे, आप आपका पीएफ ईएसआई का जो एक्सेल शीट से भी आप अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑल्सो द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। श्रम सुविधा एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे दिया हमें गवर्नमेंट ने, उस पर हम लोग पीएफ ईएसआई दोनों के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी और सबसे पॉजिटिव बात ये है उसमें कि आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, अगर आपने सारी डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर लगाई हैं, आपको हैंड टू हैंड पीएफ एंड ईएसआई कोड आपके मेल पे और मोबाइल नंबर पे उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंड कोड अलॉट हो जाएंगे। ऑल्दो हम लोग ये कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा डील नहीं कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल, सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि इस बार आप जब इस साल की ऑडिट्स करेंगे तो आप प्लीज आपके एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए चीज चेक करिए कि वो लोग कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिकॉज ओनली ईएसआई पीएफ भी नहीं, इसके अलावा सीएलआरए एंड बीओसीडब्ल्यू एंड आईएसएमडब्ल्यू भी एक कुछ एक्ट्स हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट है सीएलआरए, एंड बीओसीडब्ल्यू इज बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शनल वर्कर्स का है वो, तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन लोगों को करना होता है। एंड पीएफ ईएसआई का तो फिर भी लोग कंप्लायंस करते हैं, मैंने देखा। आप ये चीज चेक करोगे कि अगर किसी का सीएलआरए और बीओसीडब्ल्यू का लाइसेंस है ना, तो प्रैक्टिकली उसकी एवरी हाफ ईयरली रिटर्न जानी चाहिए आफ्टर द एंड ऑफ 30 days फ्रॉम द हाफ ईयर। बट प्रैक्टिकली लोग नहीं सबमिट कर रहे हैं, तो आप लोग बीइंग प्रोफेशनल्स प्लीज ये इंश्योर करो कि आप उस चीज की कंप्लायंस कराओ। दिस इज वन मोर फील्ड फॉर यू, एंड एनीवन वांट्स, मैं जरूर गाइड कर सकती हूँ उसमें, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग इट सिंस लास्ट 1.5 year में प्रैक्टिस में हूँ। मैंने 8 years से मैं उसकी कंप्लायंसेस देख रही हूँ, सो ऑलमोस्ट वेरी वेल अवेयर कि कहाँ पे कब रिक्वायरमेंट आती है कंप्लायंसेस की। ऑल्सो आप एक चीज और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे जो लोग को यूएन नंबर्स अलॉट होते हैं पीएफ ईएसआई के, तो दे कैन गेट देयर 75% ऑफ द अमाउंट रिफंडेड ऑल्सो 3 months, अगर उन्होंने वो जॉब ऑलरेडी छोड़ चुके हैं तो 3 months के अंदर अंदर अपना 75% निकाल सकते हैं। और चाहे तो वो कम्प्लीटली अगर उन्होंने छोड़ दिया एस्टैब्लिशमेंट तो वो 100% अमाउंट भी निकलवा सकते हैं और यूएन सरेंडर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन एरिया वे यू गाइज कैन प्रैक्टिस, बट मोस्टली द पीएफ ईएसआई चीज को आप लोग जरूर प्लीज ध्यान में रख के ऑडिट करें इस बार। दैट इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू से।